अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि जो 140 यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये 140 दिख रहा है यहाँ पे, 140 को अभाज्य गुणनखंड करना है और उसको गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर देंगे। किसका? 140 का। तो जनरली इसको 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 14 और यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, फिर 2 × 6 1 निकला 10 बन गया ना, 2 × 25 कितना हो जाएगा 10 और ये क्या आ जाएगा 5 × 7 35 और ये 7 एकम 7। तो क्या है 2 × 5 × 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2 × 3 2 × 5 × 7 यहाँ ऑप्शन है सी ना, जो ऑप्शन सी है हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या किए 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किसका? 140 का। अब दूसरा क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5, ये ट्रू क्वेश्चन है। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, यह संख्या निम्न में से क्या है? सम संख्या है या विषम संख्या है या परिमेय संख्या है? तो 6q + 5 ये संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या इसलिए होगा क्योंकि 2 से 6 तो कट जाएगा लेकिन ये 5 नहीं कटेगा, यानी कि दोनों से 2 कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए 6q + 5 जो धनात्मक संख्या है 6q + 5 के रूप का है वो क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या, क्योंकि इस दोनों से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए क्या है? विषम संख्या है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन होता है कि 5 प्लस में 2√3 किस प्रकार की संख्या है? 5 प्लस में 2√3 किस प्रकार की संख्या है? यानी परिमेय संख्या है कि विषम संख्या है या अपरिमेय संख्या है या सम संख्या है? तो जनरली 5 तो परिमेय संख्या है और √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जनरली अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो रिजल्ट हम लोग को अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसलिए 5 + 2√3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। जनरली इस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं ना। परिमेय संख्या को इंग्लिश क्या अगर हम लोग बात करें तो रैशनल नंबर्स बोलते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो 5 प्लस में 2√3 परिमेय कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या सम संख्या है? तो 5 परिमेय संख्या है, 5 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, लेकिन 2 भी परिमेय संख्या है। अब √3 जो बच रहा है आपके पास वो √3 का वैल्यू 1.73 कुछ समथिंग होता है, जनरली 1.73, उसके बाद भी वैल्यू होता है बहुत सारे। तो √3 जनरली अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या रिजल्ट आएगा हम लोग का। तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी? ये संख्या क्या हो जाएगी हम लोग को? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जनरली ये होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका से 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q r r इस प्रकार विद्यमान है कि जहां a = bq + r, ये इसका ऑप्शन होगा। a = bq + r। जनरली क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये बी। जैसे कि 4 है और 4 को हम लोग 8 में भाग दे रहे हैं तो 4 गुना कितना रहेगा? 8। यहाँ क्या रहेगा? 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं q और इसको बोलते हैं r। तो इसको a है, इसका मतलब क्या हो गया? भाज्य हो गया। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भाजक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? भागफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भागफल। और नीचे वालों को क्या बोलेंगे? शेषफल, जिसको हम लोग रिमाइंडर भी बोल सकते हैं ना, शेषफल। जनरली भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, वही a बराबर में bq + r। ठीक है, तो इसका कथन कौन है? ये बी सही होगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं? देखो, यदि यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? जनरली हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद उसको बोलेंगे जिसका रूप ax² + bx + c के रूप का रहेगा, तो उसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? द्विघात बहुपद। तो उसका रूप क्या होना चाहिए? ax² प्लस में
bx प्लस में c के रूप का होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। जनरली शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इनटू x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो x स्क्वायर ही रहेगा और शून्यकों का योग जो है ना कितना है? 3। शून्यकों का योग कितना है? 3 गुने में x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है? -2। क्या है? -2। तो ये x स्क्वायर -3 जो है x के साथ गुना होगा क्या हो रहेगा? 3x और प्लस माइनस क्या हो रहेगी? माइनस, और ये क्या हो रहेगा? 2। तो x स्क्वायर -3x -2, जनरली x स्क्वायर -3x -2, इसका ऑप्शन क्या है? सी। आगे समझा ना? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दी हुई रहेगी, तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, और द्विघात बहुपद से शून्यकों का योग भी निकाल सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं और उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो जनरली शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिए हुए रहने पर हम लोग क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूला के जरिए x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इनटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल में पुट करके हम लोग अपना बहुपद क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्या बोलता है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना है? तो इसमें जनरली px की शून्यकों की संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। जनरली इसको x अक्ष बोलते हैं और इसको y अक्ष बोलते हैं। देखना है कि x अक्ष में ये रेखा जो है कितना बार, ये लाइन जो है कितना बार कटा है। तो एक बार यहाँ कटा है ना, और एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ कटा है। कितना मतलब है? 3। कितना है? 3। तो px की शून्यकों की संख्या कितना होगी? 3 होगी, है ना? एक यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक यहाँ, 3, है ना? कितना है? px की शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी? 3। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, बहुपद 4u का स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक होगा। 4u का स्क्वायर प्लस 8u का शून्यक निकालना है, तो 4u का स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या लिखेंगे? 0, और 4u को हम लोग कॉमन निकाल देंगे, क्या क्या बचेगा? 4u बचेगा। 4u को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? u। अभी 4u को u से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4u का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 2 बचेगा। 4u को u से गुना करेंगे 4u का स्क्वायर, और 4u को 2 से गुना करेंगे तो 4 गुना 8u, और बराबर में यहाँ क्या है? 0। अब 4u बराबर में 0 दे देंगे और u प्लस 2 बराबर में क्या करेंगे? 0 दे देंगे। ये 0 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो u बराबर निकालेंगे तो 0 जहां पे वहीं रहेगा, और u के गुना में जो 4 है तो u का कोएफिशिएंट 4 हुआ, बराबर किधर रहेगा? कहां चला जाएगा? बटा में। उसी प्रकार से u बराबर निकालेंगे यहां से, तो प्लस 2 बराबर किधर रहेगा? क्या रहेगा? -2। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 -2, 0, -2। देखो 0 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, तो कौन कौन ऑप्शन होगा? A और C, A तथा C दोनों। ऑप्शन क्या होगा? D होगा, है ना? यानी कि यहाँ पे 0 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, अब बोला है A तथा C दोनों, तो D ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि रैखिक समीकरण, कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण युग्म का मतलब जोड़ा होता है, तो रैखिक समीकरण का युग्म है। रैखिक समीकरण का क्या है? जोड़ा। अब बोलता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुनिए। जनरली अगर तीनों बिंदु बराबर हो, a1 by a2 बराबर में b1 by b2 बराबर में c1 by c2, इसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? संपाती रेखा। और संपाती रेखा होता है, संपाती रेखा होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। देखो अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल। ये क्वेश्चन है ना? जनरली इसमें 3 केसेस होती है, a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2, इसको हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। और संपाती रेखा जो होती है वो क्या होती है? संगत होती है। क्या होती है? संगत। और इसमें अपरिमित रूप से क्या होती है? अनेक हल होती है। और एक होता है a1 by a2 बराबर में b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा कहने का मतलब रेखा इस प्रकार से रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इसका कोई हल नहीं हो, इसका कोई हल नहीं होगा, है ना? अब जनरली एक केस और बनता है, वो होता है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो अब इधर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। जनरली ये रेखा कहलाती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? प्रतिच्छेद करती रेखा। अब प्रतिच्छेद करती रेखा होगा किस प्रकार से रेखा बनेगा? कितना हल होगा? केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल, है ना? तो तीन केसेस बनती है, एक समपाती रेखा बनती है, एक समांतर रेखा बनती है और एक प्रतिच्छेद करती रेखा बनती है। समपाती रेखा हो तो भुजा संगत होगा, समांतर रेखा हो तो भुजा असंगत होगा और प्रतिच्छेद करती रेखा हो तो भुजा क्या होगा? संगत होगा और प्रतिच्छेद करती रेखा हो तो संगत होगा। तो केवल एक हल होगा। समपाती रेखा में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समांतर रेखा में कोई हल नहीं होगा, है ना? इसका केसेस यहाँ पे यही है। अब जनरली अगर हम लोग को तीनों बिंदु बराबर है, तीनों बिंदु बराबर है तो अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? देखो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समीकरण 6x 2y 9 0 और 3x y 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं। तो उसमें भी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 में चेक करना है कि हमारी रेखा क्या है, समांतर है कि समपाती है कि प्रतिच्छेद करती रेखा है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू को लिखेंगे। अगर यहाँ देखो तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? 6। a1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 और b1 बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। क्या हो जाएगा? -2 और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 9। a1 बराबर 6, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 9। अब इस समीकरण से हम लोग a2 b2 और c2 लिखेंगे। तो यहाँ से a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 और b2 बराबर कितना हो जाएगा? -1। y की गुना में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। y के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो 1 है लेकिन इससे पहले किस चीज का चिन्ह है? माइनस का। तो b2 बराबर कितना हो जाएगा? -1 और c2 बराबर अगर हम लोग निकालते हैं कितना हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम लोग जानते हैं a1/a2 होता है। a1/a2 ये 6 a1 में है और a2 कितना है? 3 और b1 क्या होता है? b2 तो -2 बटा में -1 और उसके बाद क्या होता है? c1/c2 तो c1 में कितना है? 9 और c2 में कितना है? 12। ये 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये 3 क्या है? 9 और ये 4 दिया 12। यहाँ बच जाएगा 2 और फिर 2 और यहाँ क्या है? 3/4। तो जनरली इसके से कुछ नहीं, इसका मतलब है कुछ नहीं, इसका मतलब 1। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 है बराबर किसके? b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं है। ये रेखा क्या होगी? समांतर रेखा होगी। क्या रेखा होगी? समांतर, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? बी है। कोई दिक्कत नहीं है ना? समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है ये? समांतर रेखा है। अब देखिए समीकरण युग्म, समीकरण का युग्म जो है, समीकरण का क्या दिया हुआ है? जोड़ा। x + y = 6 और x - y = 2। इसका हल करना है, यानी x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब x + y = 6 और x - y = 2। ये दोनों समीकरण क्या करेंगे? हम लोग हल कर देंगे। यहाँ पे चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसका वैल्यू खत्म। यहाँ प्लस छिपा हुआ था, ये x से x क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 1y और 1y कितना y हो जाएगा? 2y और यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा? 4, क्योंकि माइनस से प्लस क्या होती है? माइनस। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। y बराबर निकालेंगे तो 4 बराबर कितना हो जाएगी? 2 और ये 2 गुना कितना होती है? 4 और y बराबर कितना हो जाएगा? 2 और समीकरण 1 में क्या करेंगे? y के मान को रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर में 6 तो x + y का मान तो बराबर में क्या है? 6। x बराबर निकालेंगे 6 जाओ तो वहीं रहेगा, प्लस 2 उधर रहेगा, क्या रहेगा? -2। तो x बराबर निकालेंगे तो 4, यानी कि x का मान 4 निकला और y का मान कितना निकला? 2। तो यानी कि 4,2 कहां पे? देखिए कौन सा ऑप्शन में? 4, डी में। देखो यहाँ ये है ना? नहीं वहां आ गया 4,2। x का मान 4 और y का मान कितना है? 2, है ना? x का मान कितना है? 4 और y का मान 2। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत नहीं है तक? अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। हम लोग को जांच करना है, चारों ऑप्शन को बनाना पड़ेगा और चारों ऑप्शन में अगर जिसका रूट ax² + bx + c = 0 का होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। यानी कि रैखिक समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है और त्रिघात समीकरण होता है। अगर चरों की अधिकतम घात 2 रहेगी तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं और चरों की अधिकतम घात 3 रहेगी तो उसको त्रिघात समीकरण बोलते हैं। अगर चरों की अधिकतम घात 1 है तो उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। अगर इस प्रकार से रहे ax + by + 1 ax + by + c, इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। लेकिन बराबर में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर इस प्रकार से रहे ax² + ax +
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का रहे तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। हाँ, ये ax प्लस यहाँ पे जनरली क्या होगा, यहाँ पे ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के रूप का होगा तो क्या होगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस में cx और प्लस में d, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण बोलेंगे, है ना। यानी कि चरों की अधिकतम घात 1 हो तो रैखिक समीकरण कहलाती है, और चरों की अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाती है, चरों की अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात समीकरण कहलाती है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से जांच करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। चारों में से द्विघात समीकरण कौन सा है ये हम लोग को जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए वाला बनाते हैं। इसको बनाते हैं ऑप्शन ए। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x गुना हुआ क्या रहेगा, x स्क्वायर, और इस x को 3 के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। और बराबर में यहाँ क्या है, x स्क्वायर और माइनस में क्या है 7। जनरली यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x बराबर को हटा देंगे तो प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर और माइनस 7 क्या हो जाएगा, प्लस 7 और बराबर में 0। ये माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और यहाँ माइनस 3x बच जाएगा और प्लस में क्या बच जाएगा 7। लेकिन ये रैखिक समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है ना। अब दूसरा को चेक करते हैं। यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका कहने का मतलब हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर में a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में 2x हो जाएगा, 2ab तो 2 और a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 2x। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब इधर क्या है, x स्क्वायर माइनस में 5x, यही है ना। देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर को हटाएंगे तो प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगी, माइनस x स्क्वायर और माइनस x क्या हो जाएगी, माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 5x बराबर में 0। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहाँ प्लस 2x और प्लस 5x कितना हो जाएगा, 7x और प्लस में क्या है यहाँ पे 1 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 नहीं है, चरों की अधिकतम घात 2 नहीं है ना, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग तीसरा, 2 ऑप्शन चेक कर लिए, कहीं नहीं मिला, तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कहने का मतलब इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, यही में आएगा a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस में 2ab 2x प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 1 और बराबर में ये 2x के साथ गुना हुआ कितना रहेगा, 2x और 2 जो है 3 के साथ गुना हो जाएगा कितना रहेगा, बोल दिया 6। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर को हटाएंगे तो प्लस 2x क्या हो जाएगी, माइनस 2x और माइनस 6 क्या हो जाएगी, प्लस 6 और बराबर में 0। x स्क्वायर ये प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगी, कट जाएगी और प्लस में 6 आ रहा है कितना हो जाएगी, 7 और बराबर में 0। यानी कि इसको हम लोग x स्क्वायर प्लस में 0 गुने x और प्लस में 7 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए क्या कहलाएगी, ये द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन सी, है ना। जिसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये डी ऑप्शन को भी बनाइएगा इसका भी 4 का घात 2 नहीं आएगा, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण कौन होगा, सी होगा, है ना, सी नंबर। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का बोला कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति है। मूल की प्रकृति बताना है हम लोग को, सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा। अगर d का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक कहलाएगा और समान कहलाएगा, और d का मान माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक मूल नहीं होगा, और d का मान 0 से बड़ा होगा, d का मान 1 होगा 2 होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, है ना। तो जनरली यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और b बराबर कितना लिख सकते हैं, 1, x का गुना कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1, और c बराबर कितना हो जाएगा -1। और हम लोग d बराबर यानी जिसको हम लोग विविधतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विविधतर, इसका फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। b का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है -1। 1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4 एकम 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और 4 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, और d का मान कितना आ गया 5 आ गया, d का मान क्या है 5, तो d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन क्या होगा, असमान, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा ए है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे
जनरली दो भिन्न वास्तविक मूल होगा लेकिन क्या होगा, असमान होगा। तो कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान का होता है 0 से बड़ा होता है, तब ये होता है। इसका ऑप्शन ये होता है, खाली फॉर्मूला पर ये आधारित था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग को बोलता है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का विविधतर क्या होगा, यानी वही फॉर्मूला बिठा करके हम लोग को मान निकालना है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और b बराबर कितना रहेगा, -1 और c बराबर कितना रहेगा, 3। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d स्क्वायर करने का मतलब -1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 3। तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे -1 का क्या हो जाएगा 1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और माइनस में 4 दिया कितना हो जाएगा, ये 12, 4 दिया क्या हो जाएगी 12। तो एक -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और ये 4 को 3 से गुणा किया 4 से कितना हो गया 12। अब 12 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, -11 बचेगा ना। तो d का मान क्या आएगा, -11। d का मान क्या आएगा, -11, जो कि आपका ऑप्शन कहां पे है, डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोलता है कि प्रथम पद a और समानांतर b वाले एक ही का n वां पद निम्न में से चुनें। तो an का फॉर्मूला होता है जिसका पद AP में प्रथम पद होता है, सर्वांतर पद होता है, जिसको लोग D बोलते हैं। अगर D का मान निकालना हो तो A2 - A1 होता है या फिर A3 - A2 होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर में A प्लस n - 1 इंटू D। AN का मतलब होता है अंतिम पद और A का मतलब होता है प्रथम पद, N का मतलब होता है पदों की संख्या, D का मतलब होता है सार्वंतर। और ये फॉर्मूला होता है AN A प्लस n - 1 इंटू D। यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर AP का प्रथम पद दिया हो और AP का सार्वंतर पद दिया हुआ तो उस AP का हम लोग अंतिम पद निकाल सकते हैं। अगर AP का अंतिम पद दिया हो और AP का पदों की संख्या दी हो और हम लोग को निकालना हो प्रथम पद या फिर सार्वंतर पद, तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत इससे नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बताना था और A बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि A प्लस n - 1 इंटू D होता है। जैसे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में जस्ट सामने है कि AP 10, 7, 4। AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, यानी कि जो क्या बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, समान होगा, बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से इससे हम लोग अगर AP का प्रथम पद निकालेंगे तो A बराबर कितना रहेगा 10। AP का प्रथम पद A बराबर कितना रहेगा 10। और सार्वंतर अगर D निकालते हैं तो इस 7 से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे तो D बराबर कितना निकल जाएगा हम लोग का -3। D का मान कितना निकल जाएगा -3। और 30वां पद होगा, 30वां पद यानी कि A30 निकालना है, A30 30वां पद। तो A30 को हम लोग A प्लस में क्या लिख सकते हैं 29D लिख सकते हैं। A30वां पद निकालना है तो A30 को क्या लिख सकते हैं A प्लस में 29D। एक इससे कम और A का मान कितना है 10, A का मान कितना है 10 प्लस में 29 गुने D का मान कितना है -3। तो 10 और 29 का 29 गुना 58 और 29 क्या कितना होती है 87। और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगी माइनस होगी ना। अब 87 में से 10 घटाएं कितना बचेगा 77, लेकिन क्या होगा माइनस में। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, ये इसका पद कितना हो जाएगा -77। तो क्या आपका ऑप्शन क्या है सी है। देखो क्वेश्चन नंबर 617 जो है बोलता है कि AB 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 होगा। यानी कि हम लोग को कौन सा पद पूछ रहा है 78, तो n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है n का। और an बराबर कितना दिया हुआ है 78। कौन सा पद 78 होगा, यानी कि अंतिम पद क्या होगा 78 होगा। और यहाँ से a बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 और d बराबर क्या लिख सकते हैं 8 - 3। तो d बराबर हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। an का मान 78, a का मान 3 और d का मान 5। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an बराबर में a प्लस n - 1 इंटू क्या होती है d। और an का मान कितना है 78 बराबर में a का मान कितना है 3 प्लस में n का मान कितना है नहीं है पता, n का मान 1, d का मान कितना है 5। तो ये 78 बराबर में 3 प्लस ये 5 को नहीं हल नहीं करना है, 5 को n के साथ गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा और यहाँ में 5 एकम क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब यहाँ जनरली 78 बराबर में +3 और -5, इसको अगर लोग कैलकुलेट करेंगे तो -2 बचेगी। 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा 2। और बड़ी संख्या 5 1 से पहले माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या होगा माइनस का चिन्ह होगा, प्लस यहाँ पे कितना है 5n। अब 5n बराबर निकालेंगे तो 78 जहाँ पे वही रहेगा और -2 78 की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा +2 और
5 n बराबर निकालेंगे 78 और 2 कितना हो जाएगी 80 और n बराबर निकालेंगे 80 बटा कितना हो जाएगा 5 और ये 16 25 कितना होती है 80 तो n का मान कितना हो जाएगा 16 यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा 16वां पद क्या होगा 78 होगा कौन सा पद 78 होगा 16वां पद है ना ये हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बोलता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज की कौन सी भुजाएं संगत भुजाएं क्या होती है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती इसका ऑप्शन क्या होगा बी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। जनरली भुजाओं का अनुपात कितना है 4:9 तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर यानी कि ट्रायंगल एरिया ऑफ वन ट्रायंगल यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और भुजा कितना है 4:9 है यानी कि 4 बटा क्या लिख सकते हैं 9 इसको हम लोग क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 9 81 यानी कि 16 अनुपात क्या हो जाएगी 81 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा डी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण B याद करना है हम लोग को कोण B का मान याद करना है। मान लेते हैं कि हम लोग समकोण त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज इस प्रकार से हम लोग इसे बना दिए जिसमें हम लोग कोण B को क्या कर दिए समकोण कर दिए यहाँ A दे दिए यहाँ पे C दे दिए। अब देखो AB बराबर कितना है 6√3 और AC बराबर कितना है 12 और BC बराबर कितना है 6। अब देखो हम लोग इसको इस फॉर्मूला में बना के देख सकते हैं जांच करके देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर तो AB का मान कितना है 6√3 इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस में BC का मान कितना है 6 इसका क्या कर देंगे 6 का स्क्वायर। अब देखो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो 6 कितना हो जाएगी 36 और ये √3 का स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा 3 √3 दो मत पे गुना हुआ तो 3 बचेगा और प्लस भी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्के 36 ये हम लोग AC के स्क्वायर बराबर निकाल रहे हैं। अगर AC का स्क्वायर बराबर 3 छक्के 18 के 8 3 जाएंगे हमारे 10 और प्लस में कितना है 36 अब ये 108 और 36 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144 और ये AC का जो मान था इसका मान AC का मान कितना है AC का मान 12 है AC का मान यार AC का मान क्या है 12 ना AC बराबर कितना है 12 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 का वर्ग हम लोग करते हैं 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 यानी कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर है इसका स्क्वायर है ना। जब ये इसके जनरली कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है तो त्रिभुज क्या होगी समकोण त्रिभुज होगी। अब जब समकोण त्रिभुज होगी तो कोण B का मान कितना होगा 90 डिग्री कोण B का मान कितना होगा 90 डिग्री तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका है ना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग क्या बोलता है कि मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी निकालना है इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है अंडर रूट कर दीजिएगा ऐसे और 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 3 जाएगा कितना हो जाएगा 9 अच्छा चौका कितना हो जाएगा 16 और 16 लोग को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 और 25 का जनरली वर्गमूल जो होगा कितना होगा 5 हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 5 सी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। जनरली बिंदु 2 है एक 2,5 है एक 4,7 है वो मिलाने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु हम लोग को ज्ञात करनी है मध्य बिंदु ज्ञात करनी है यानी कि यहाँ कहने का मतलब ये हो जाएगा x1 का मान ये हो जाएगा y1 का मान ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान। अब जनरली x बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा 2 तो x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 4 बटा कितना है 2 और y1 का मान कितना है 5
प्लस y2 का मान कितना है 7 बटा में 2, ये 4 को कितना रहेगा 6 बटा में 2, 5 7 कितना रहेगा 12 बटा में 2, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 6। कौन सा आंसर है? देखो 3 6, ये आंसर है ना 3 6। तो ऑप्शन क्या रहेगा सी। जनरली बिंदु दो को बिंदु दिया हुआ था और उसके मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना था, और मध्य बिंदु का x बराबर का फॉर्मूला होता है और y बराबर का फॉर्मूला होता है। x बराबर में x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर में y1 प्लस y2 बटा में 2। यहाँ से हम लोग x बिंदु निकाल लिया, y बिंदु निकाल लिए, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे सी में है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का, देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 sin a बराबर sin 2a, ये क्वेश्चन है ना। 2 sin a बराबर sin 2a दिया हुआ है, तो क्या निकालना है कि a का मान निकालना है। a का मान कितना है? सो जनरली 2 sin a बराबर में sin 2a, 2 sin a बराबर sin 2a, 2 sin a बराबर sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। 2 sin a से 2 sin a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इधर क्या बचेगा? a, और उधर क्या बचा है? cos a। क्या बचा है? cos a। अब इस एक को हम लोग cos के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो cos 90 डिग्री का मान जो है ना वो 1 होता है, और यहाँ पे क्या है? cos a है। अभी cos से cos क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? a, और इधर क्या बचेगा? 90 डिग्री, यानी कि कौन a का मान कितना रहेगा? 90 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? डी में दिख रहा है। cos के तो ये कौन a का मान कितना रहेगा? 90 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है? डी में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 है ना। और क्वेश्चन 24 बोलता है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसका मान क्या होगा? इस प्रकार अगर माइनस का रहे तो इसका आंसर 0 एनी टाइम होता है, अगर बटा में रहेगा तो 1 होता है। जैसे कि इसको हम बना भी देते हैं, cos 48 डिग्री है, माइनस में sin कितना है? 42 डिग्री है। जनरली ये cos को 90 डिग्री के चेंज 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, अगर 90 डिग्री से 42 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48 डिग्री बचेगा। तो cos को हम लोग 90 के फॉर्म में चेंज कर दिए, 90 डिग्री से 42 डिग्री को घटाएंगे तो cos 48 डिग्री यही बचेगा। सिर्फ इसको हम लोग इसको इस तरह से लिखें इंप्लीमेंट करके, और इधर जो sin 42 डिग्री है इसको ऐसे ही कर लेते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा। क्या होता है? sin थीटा, और थीटा की जगह में यहाँ क्या है? 42 है, तो ये क्या रहेगा? sin 42 डिग्री, और इधर भी क्या है? sin 42 डिग्री। अब ये दोनों से घटाएंगे क्या बचेगा आंसर? 0, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से अगर माइनस में रहे तो उसका आंसर क्या आती है? 0 आती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है बोलता है कि यदि sin a बराबर 3/5 है, sin a का मान दिया हुआ हो जिसका मान कितना है? 3/5, तो हम लोग को निकालना है cos a का मान। जनरली sin a बराबर 3/5 दिया हो तो sin a का फॉर्मूला लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब का मान कितना है? 3, और कर्ण का मान कितना है? 5। इससे याद रखिए ना, लाल बटा कक्का, जिसका होता है sin थीटा के लिए, cos थीटा के लिए, tan थीटा के लिए, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस प्रकार से, और इसमें जनरली लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना है? 5। इसको a बोलेंगे, इसको b बोलेंगे, इसको c बोलेंगे। हम लोग को क्या चीज का मान निकालना है? bc का मान निकालना है। तो bc का मान निकालने के लिए bc बराबर में ac का स्क्वायर माइनस में ab का स्क्वायर का अंडर रूट। ac का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और ab का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 5 बचे कितना रहेगा? 25, और 3 क्या ही 9। 25 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा? 16, और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो BC बराबर कितना रहेगा? 4। BC का मान कितना रहेगा? 4, यानी कि आधार का मान क्या हो गया? 4। और हम लोग को मान निकालना है cos a का, तो cos a बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5। तो आंसर क्या रहेगा? 4/5, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? बी है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती, जैसे ये धरती है ना, और इस धरती पर एक मीनार खड़ी है। क्या खड़ी है? मीनार। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ी है।
धरती के एक बिंदु जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। मान लेते धरती इस जगह पे है, धरती है और यहाँ से एक मीनार खड़ा है ना। अब जनरली धरती पर एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु तक की जो दूरी है वो कितना मीटर है, 15 मीटर है। और मीनार के शिखर का, मीनार का शिखर यहाँ पे, इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। हाइट, मीनार की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो लंब और आधार का संबंध कहाँ पे बनता है, देखिए लंब बटा आधार का संबंध कहाँ बनता है, साइन कोस टेन में। कहाँ बन रहा है, साइन कोस टेन में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। और टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। और लंब का मान क्या है, h मान लिए हम लोग, और आधार कितना है, 15 है। टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट क्या होती है, 3, और बराबर में h बटा कितना है यहाँ पे, 15। इसके नीचे कुछ है, इसका मतलब 1 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h एकम h हो जाएगा, बराबर में 15 अंडर रूट कितना हो जाएगी, 3। h का मान कितना निकल जाएगा, मीनार की ऊंचाई 15 अंडर रूट 3, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है, बी है। तो एक धरती था, और धरती पर मतलब पूरा धरती ही है, धरती पर क्या खड़ी है, मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। और धरती के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु तक की दूरी 15 मीटर है। और मीनार के शिखर से धरती का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग लाल बट्टा कक्षा से इसका थीटा का मान ले करके लंब बटा आधार से हम लोग क्या किए कि ऊंचाई निकाल दी, किसका, मीनार का ऊंचाई निकाल दिए। जनरली tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब को हम लोग h माने थे, आधार कितना है, 15 है। और जनरली tan 60 डिग्री का मान क्या होती है, अंडर रूट 3 होती है। और यहाँ पे h बता है 15, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h बराबर 15 अंडर रूट 3, जो कि आपका कहाँ पे ऑप्शन बी है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम लोग को क्वेश्चन कितना हो गया, 26 हो गया। पॉज करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग को 26, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है जो क्या है, PQR, यानी कि PQR, जिसमें Q कोण क्या है, समकोण। Q कोण क्या है, समकोण। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR का मान होगा, यानी कि कोण P का मान बताना है। किसका मान बताना है, कोण P का, इसका मान बताना है, इसका। तो यहाँ पे देखो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इसको ये क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, आधार। अब इस त्रिभुज को उलट कैसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे। और ऐसे रखने के बाद जनरली इसको हम लोग ऐसे पलटेंगे, ऐसे। तो ये r कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहाँ चला जाएगा, r ऊपर। और q कहाँ रहेगा, नीचे। और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, p। यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, इस p कोण का निकालना है, इसको p कोण है ना। तो इसको ऐसे पलट देंगे तो ये आधार बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण। ये क्या बन जाएगा, आधार, और ये क्या बन जाएगा, कर्ण। तो a बाई के, आधार बाई कर्ण फॉर्मूला कहाँ पे होता है, लंब लाल बटा कर्ण में देखो तो कहाँ पे होता है, साइन कोस। किसका होता है, कोस का। तो कोस थीटा, इसका p का मान कितना है, थीटा। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार का मान कितना है, 3, और कर्ण का मान कितना है, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो कोस थीटा बराबर 1/2। कोस थीटा बराबर कितना हो गया, 1/2। अब जनरली थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, क्योंकि थीटा का नाम क्या है, p। और हम लोग को p कोण का मान पूछा है, थीटा का नाम क्या लिख देंगे, p। अब देखो कोस क्या लिखे यहाँ पे, p लिखे ना। तो कोस p, और ये 1/2 को हम लोग कोस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। किसके फॉर्म में चेंज कर देंगे, कोस के फॉर्म में। तो कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, पता है क्या, कोस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, याद नहीं है किसी को। कोस 60 डिग्री का मान कितना का, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये कोस से कोस क्या रहेगा, काट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, p, और यहाँ क्या है, 60 डिग्री। तो कोस p का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, सी है। वीडियो पॉज करेगा, ठीक है। देखो इसका ऑप्शन क्या है, सी है ना। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और होता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त है तो वृत्त में स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी,
इधर भी कहीं भी आसपास रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त की आसपास रेखा क्या हो सकती है? अनंत। क्या हो सकती है? एक वृत्त की आसपास रेखा अनंत होती है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई आती है। यानी कि एक वृत्त है इस प्रकार से, ऐसे वृत्त है जिसका मूल बिंदु क्या है? यहाँ पे मूल बिंदु क्या है? अब जनरली यहाँ पे स्पर्श रेखा है, यहाँ पे स्पर्श रेखा है जो बिंदु क्या है? P, और यहाँ से ऐसे किया है रेखा, यहाँ पे Q बिंदु है और ये इस प्रकार से मिलती है ये। जनरली इसकी जो त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। और OQ बराबर कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग को किसका मान निकालना है? PQ का मान निकालना है, इसका PQ का मान निकालना है। तो PQ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। यानी कहीं पे वृत्त पर स्पर्श करती है त्रिज्या से यहाँ पे आएगी, जनरली यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो हम लोग को लंब का मान निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर करने का मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 144। और ये लंब का स्क्वायर करेंगे या फिर आधार का स्क्वायर करेंगे 5 का, तो 5 में कितना हो जाएगा? 25। और इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अब 144 में कितना घटा देंगे? 25 घटा देंगे। तो ये 14 में 5 गया तो कितना बचेगा? 9। यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1। और यहाँ कितना है? 1। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? 119। जो PQ बराबर कितना हम लोग को निकल जाएगा आंसर? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है? डी में है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन जो है यदि चल क्या यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री तो PTQ बराबर होगा। जनरली TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा P है, एक स्पर्श रेखा क्या है? Q है। और जनरली जिससे TP बन रहा है एक रेखा और एक रेखा TQ बन रहा है, और केंद्र जो है उस वृत्त का O है वाले किसी वृत्त कि दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ जो बन रही है वो 110 डिग्री की बन रही है। यानी कि जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पे P और यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या है? O। तो यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे आएगा। इस प्रकार से एक रेखा यहाँ पे मिलती है कहाँ पे? T पर, जिसको हम लोग बोलेंगे TP और ये क्या हो जाएगा? ये TQ। ठीक है ना। तो जनरली POQ कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। और इस कोण का मान कितना है? 110 डिग्री। कितना है इस कोण का मान? 110 डिग्री। तो कोण PTQ का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अभी ये 110 डिग्री रख लिया है, कितना बचेगा इसके लिए? 70 डिग्री बचेगा। इसका ऑप्शन क्या है? 70 डिग्री है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री इंटू क्या होती है? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान देखो कितना है? 60 डिग्री है और बटा में कितना है? 360। थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान कितना? 60 डिग्री। और ये त्रिज्या है किसका मान होगा? आर का। तो 60 बटा 360 गुने पाई का मान क्या होगा? 22 बटा 7। और आर का मान कितना है? 14। तो 14 को क्या बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना। ये 7 गुना कितना हो जाएगा? 14। और ये 6 छक कितना हो जाएगा? 36। और ये 2 तिया कितना हो जाएगा? 6। और ये 14 को 22 से गुना कर देंगे, बटा में क्या लिख देंगे? 3। 14 गुना 28 के 8। हाथ में कितना बचेगा? 2। 14 गुना 28 और 2 कितना आ जाएगा? 30। और बटा में कितना यहाँ पे? 3। तो 308 बटा 3 सेंटीमीटर का था तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में है कहीं पे? देखो यहाँ 308 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? डी है। कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, जिसका कोण P है, हम लोग जानते हैं कि थीटा बटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के जगह हम क्या दे दिया है? P दे दिया है। तो इसका आंसर ये होगा पाई आर स्क्वायर इनटू P बटा 360 डिग्री। ये डी ऑप्शन इसका आंसर है ना। बस ये फार्मूला है, कुछ नहीं। वही थीटा बटा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है? P दिया हुआ है और बटा क्या है? 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख रहा है इसमें, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है, तीसरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। दो वृत्त की त्रिज्याएं दी हुई है, तीसरी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दो वृत्त की त्रिज्या में एक r1 बराबर 19 सेंटीमीटर और r2 बराबर 9 सेंटीमीटर और तीसरी वृत्त यानी कि r3 का मान निकालना है। अब दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर, ये दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर, ये तीसरी वृत्त की क्या है, परिधि है। अब वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, पहली वृत्त के लिए r1 और दूसरी वृत्त के लिए 2 पाई r2। अब बराबर में तीसरी वृत्त की हम लोग की त्रिज्या निकालनी है और दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर तीसरी वृत्त की क्या है, परिधि है। यहाँ 2 पाई दिख रहा है, 2 पाई दिख रहा है, ये 2 पाई और 2 पाई को कॉमन निकालेंगे, r1 बचेगा, यहाँ पे r2 बचेगा और इधर में 2 पाई r3, ये 2 पाई से ये 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। r1 का मान 19 है और r2 का मान 9 है, बराबर में यहाँ पे r3 बचा है खाली, और 19 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 और बराबर में यहाँ क्या है, r3। तो तीसरी वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है, बी में है। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे, तो उस ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। सबसे बड़े बांस की लंबाई जो एक कमरे में रखी जा सकती है और उसकी लंबाई कितना होगा। तो जनरली हम लोग को लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। इसको सिंपल सा फंडा है, अगर लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर की फार्मूला में पुट कर देना है। अब देखो तो लंबाई कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में चौड़ाई कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, ऊंचाई कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अभी 4 1 5 5 4 9 6 8 14 14 4 18 के 8, हाथ में 1 1 2, जो कितना हो गया 289 और 17 का 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 और 17 का वर्गमूल कितना होता है, 17 का वर्ग 289 होता है और 289 का वर्गमूल 17, जो कि 17 सेंटीमीटर, मीटर था ना, क्या हो जाएगा 17 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17 मीटर। तो 17 मीटर नहीं तो दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर। एक शंकु है, शंकु किस प्रकार से बनती है, ये शंकु है। अब शंकु का जनरली दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 10, व्यास कितना है 10, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या पूछाई जाती है, ये इसको ज्ञात करना है। जनरली यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ देखें तो समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें हम लोग को क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। और लंब दिया हुआ है और आधार 5 सेंटीमीटर, व्यास पूरा 10 था, इसका त्रिज्या निकालना कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि r बराबर d बटा का फॉर्मूला 2 होती है। तो l बराबर फॉर्मूला होता है, l बराबर h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर का अंडर में। तो h का कितना है 12 का स्क्वायर कर देंगे, r कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट करेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 169 आएगी। और 13 का वर्ग जो है कितना होता है, 169 का वर्गमूल कितना होती है 13, तो कितना हो जाएगा इसका मान, कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कहां पे दिख रहा है, ए है ना 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना तक। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक मॉडल बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है, मॉडल। एक मॉडल बनाने वाला मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। जनरली शंकु बनाया गया है और उस शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उस शंकु की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर। अब शंकु बनाया गया और एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया, और एक बच्चा आया इस शंकु को क्या कर दिया, गोले के आकार में बदल दिया। तो जो क्या बोलते हैं कि शंकु का आयतन होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के बराबर। शंकु का आयतन बराबर
गोले का आयतन, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर ए। अब गोले का आयतन जो होती है वो 4/3 पाई आर का क्यूब। जनरली ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। और जनरली यहाँ पे बच गया आर का स्क्वायर और ए। और ये आर गोले की त्रिज्या निकालनी है, गोले की त्रिज्या हम लोग को नहीं दिया हुआ है, जिसको हम लोग 2 देते हैं यहाँ पे, आर का अलग डिफरेंस करते हैं। अब देखो शंकु की त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्या कर देंगे वर्ग, और एच कितना है 24 बराबर में यहाँ पे r2 3 6 छके 36 गुने 24, और यहाँ पे कितना है r का क्यूब जो r2 है। अब ये 24 को और 36 को गुना कर देंगे, 24 बचे 120 और 24 छका 144, 24 बचे 120, 24 छके 144 के 4, हाथ में आपका बच गया 11 नहीं 14 बचे, कितना बच गया 14, और 24 दिया 24 का 24 24 ना 48, 24 दिया 72, 72 में अगर 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 2 6 7 1 8 200 देखो कारण ये है कि यहाँ पे ऊपर में 4 है, तो इसके साथ में क्या बचा हुआ है 4 बचा हुआ है, इसके साथ में क्या बचा हुआ है 4, तो r क्यूब बराबर r के क्यूब बराबर 4 है, और ये 4 जो है इधर जाएगा कहाँ चला जाएगा नीचे, कहाँ चला जाएगा नीचे। तो ये जो है इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, यहाँ पे गलत हुआ है ना, मतलब हम भूल गए थे। ये 6 छक्के कितना हो जाएगा 36, 6 का कितना हो जाएगा 36, और गुने में कितना यहाँ पे 24, और बराबर में यहाँ बचा हुआ है 4 r2 का क्यूब। अब r2 का क्यूब बराबर निकालेंगे तो 36 गुने 24 जहाँ पे वहीं रहेगा, और ये r2 के क्यूब के गुना में 4 है, और ये 36 गुने 24 की तरफ जाएगा, कहाँ चला जाएगा नीचे, और ये 4 छक्के क्या हो जाएगा 24, और ये 6 छक्के 36 के 6 3 का 18 और 3 कितना होती है 21, तो r2 का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 216। अब r2 बराबर क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब अंडर रूट बन जाएगा 216, और जनरली 216 का जो घनमूल होता है वो 6 होता है, तो r2 यानी कि गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन क्या है सी है ना। सही कर नहीं है सर वहाँ नहीं काटे हैं। बोला होता है 37 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। जनरली एक नीचे एक वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, जैसे एक वर्ग अंतराल रहता है और एक संचयी बारंबारता रहता है, और उसके बीच में एक आलेख खींचा जाता है, उसको त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्वरण। जनरली निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जनरली जो माइनस में होता है उस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा बी होगा। यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता, अगर E नहीं की प्रायिकता पूछता है तो एक में से 0.05 को घटा देना है, और एक में से 0.05 को घटाइएगा तो 0. कितना बचेगा 95, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ पे है सी, यानी कि एक है इसके बाद कुछ नहीं 0 दे देंगे, और 0. क्या है 0.5 है। यहाँ पे 10 में से जनरली कितना है, यहाँ पे 10 में से 5 कितना बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 0 कितना होगा 9 है, तो कहाँ है ऑप्शन सी में, यानी कि 40 का ऑप्शन क्या रहेगा सी। तो यहाँ तक आज हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं 40 क्वेश्चन का, है ना।